तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकातों का किस्सा जारी रहेगा। लेकिन जब मैं दुबई नहीं होता था, मुंबई अपने अखबार में काम करता था, तो हफ्ते में 2-3 बार दाऊद इब्राहिम से बात करने का कोई ना कोई बहाना या मौका मिल जाता था। कोई बड़ा इंसिडेंट होता था, कोई मर्डर हो गया, कोई गैंग वार हो गई या कुछ और झगड़े, कहीं फायरिंग हो गई, किसी ने कंप्लेंट किया कि ये गैंग हमसे पैसा मांग रहा है, उसकी पुलिस में कंप्लेंट हो जाती थी, क्राइम ब्रांच में या एंटी एक्सटॉर्शन सेल में। तो वहाँ से खबरें आती थी, तो बहुत बार उनकी कंफर्मेशन चाहिए होती थी, क्योंकि कंप्लेनेंट कभी मीडिया से बात नहीं करता था। जिस ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगा है उससे बात करने के लिए कोई ना कोई शख्स चाहिए होता था। तो ऐसा बहुत बार हुआ जब मुझे दुबई फ़ोन करके दाऊद इब्राहिम से बात करके कुछ क्लैरिफिकेशन लेने का मौका मिलता रहा। तो ओवर द मंथ्स, कुछ महीनों में ही एक अच्छा प्रोफेशनल रिश्ता डेवलप होता है। मेरे फ़ोन करते या तो दाऊद इमीडिएटली लाइन पे आ जाता था, जहाँ अब्दुल्ला बता दिया करता था कि भाई अभी बिजी हैं, 2 घंटे के बाद आपको फ़ोन करेंगे, और आपको यकीन नहीं होगा वापस फ़ोन आता था। ये एक और मैंने प्रोफेशनल एटीट्यूड देखा दाऊद इब्राहिम का, कि जिन लोगों से बात करनी होती थी उनको वापस फ़ोन कर लिया जाता था। मेरे साथ 70-80% मौके ऐसे हुए जब मैंने फ़ोन किया तो ही वह बिज़ी, लेकिन घंटे 2-3 घंटे के बाद फ़ोन आ जाता था और जो मुझे पूछना होता था वो बात कर ली जाती थी। और कई बार तो लंबी लंबी बातें भी हो जाती थी। कुछ बातों के लिए दाऊद इब्राहिम को कुछ बात करनी होती थी, तो बातचीत में करते करते वो बड़े तरीके से मुझे कुछ सवाल कर लिया करता था और मैं अपने तरीके से जवाब दे देता था। लेकिन कभी भी उसने मुझसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जिसका ताल्लुक दूसरे गैंग के साथ हो या पुलिस के किसी खास अधिकारी के साथ हो। जनरल इंफॉर्मेशन, कुछ पत्रकारों के बारे में, कुछ और इस किस्म के जो ऑफिसर होते थे बड़े, कस्टम के, इसके उसके, जैसे कस्टम में कोई नया ऑफिसर लग के आया तो मुझे कई बार पूछ लेते थे कि ये आदमी जो है, ये भी आप जैसा पंजाबी है, कहाँ से आया है, ये इसका क्या रेपुटेशन है। इस किस्म की बातें जो शायद वो अपने सोर्स से कहीं से पता कर सकता था। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता था कि इस आदमी के बारे में मुझे पूरी जानकारी है। मैं भी बड़े तरीके से जवाब दे देता था कि मैं इसको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, अभी नया नया आया है, पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, कुछ होगा तो बात करेंगे। तो मेरी ये बात भी दाऊद को अच्छी लगती थी कि मैं कभी किसी के बारे में उसकी इच्छा के मुताबिक कोई भी बात नहीं करता था। मैं हमेशा कहता हूँ अपने एपिसोड में, मैंने कभी इधर की बात उधर नहीं की, उधर की उधर नहीं की। और आपको इस बात की भी हैरानी होगी कि पूरी क्राइम ब्रांच को पता था कि मैं दुबई जाता हूँ। मैं उनको खुद ही बता देता था इसके पहले कि वो मुझे पूछे आप दुबई गए थे, क्यों मिले, किसको मिले, क्यों गए। मैं पहले ही चाय वाय पीते उनको बता दिया करता था कि मैं दुबई में था 3 दिन, दाऊद इब्राहिम को मिल के आया, फलां आदमी मिला, ढिमका मिला, बस। तो उनको कभी भी मैंने मौका नहीं दिया कि वो मुझे सवाल करें। बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ पत्रकार चोरी छिपे बात करते थे और बाद में पुलिस वाले उनको बुला के उनकी पूछते थे कि आपकी क्या बात हुई, क्यों फ़ोन किया आपने, क्यों बात की। लेकिन मेरे साथ कभी किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना जूनियर लेवल पे ना सीनियर लेवल पे। उनको भरोसा था सबको मेरे ऊपर कि ये आदमी मिलता है तो इसका एक इंडिविजुअल हक है मिलना। लेकिन अगर मैं कोई गलती करता
तो मुंबई की क्राइम ब्रांच कभी किसी को छोड़ती नहीं, अपनों को भी नहीं बख्शते। मैं तो बहुत छोटा आदमी था, कोई इतना सीनियर पत्रकार भी नहीं था। 82 के एंड में पत्रकार बना। मेरे से पहले बहुत सीनियर लोग थे, लेकिन मुझे कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, तो मेरी इंटेग्रिटी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं था। कुछ लोगों ने कोशिश की, कुछ बड़े ऑफिसर को मिसगाइड करने की कि ये आदमी दाऊद के साथ बहुत जाके मिलता है, इसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। तो मुझे याद है उस ऑफिसर ने कह दिया था कि आपसे ज़्यादा हमें पता है, आप पुलिस को मत सिखाइए, हमें बेवकूफ़ मत समझिए, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे बातें भी हुई, क्योंकि बहुत से पुराने लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये एक नया आदमी आके इतने दूर तक रिलेशन कैसे बना लेता है। तो खैर बहुत बार फ़ोन पे बातें होती थी। अचानक मैं कुछ दिन पहले ही नवंबर में दुबई से जाके आया था, और वो मेरा एक ऐसा विजिट था जो सिर्फ एक दिन के लिए था। मैं किसी और काम से गया था, मुझे किसी और शख्स को मिलना था जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो कोई टेली सीरियल बनाना चाहता था, क्राइम बेस्ड। तो मेरे से बात कर रहा था, उसकी गाड़ियों की एजेंसी थी दुबई में उसके पास, वो भी पंजाबी था, सरदार जी था। तो बोला आप एक दिन के आ जाइए, एक दिन के लिए आ जाइए तो थोड़ी बात कर लेते हैं, हमारे पास समय नहीं है अपना बिजनेस छोड़ के मुंबई आने का। तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए दुबई गया था, उससे मुलाकात करके वापस आ गया, और मैंने दाऊद के ऑफिस में फ़ोन भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं था। ये बात नवंबर के 13-14 तारीख की है। 13 तारीख को गया था, 14 को वापस आ गया। तो थोड़े दिन ऐसे ही बीते तो अचानक 21 तारीख को दाऊद इब्राहिम के खास दोस्त सतीश राजे का मर्डर हो जाता है 21 नवंबर को। सतीश राजे असल में दाऊद के बड़े भाई साबिर का दोस्त था, उसकी दोस्ती साबिर से थी, इसलिए दाऊद सतीश राजे की रिस्पेक्ट करता था कि ये हमारे बड़े भाई का दोस्त था। तो जब दाऊद मुंबई छोड़ के दुबई चला जाता है तो उसका भाई छोटा नूरा और इकबाल ये लोग ऑफिस संभालते थे पाक बोडिया स्ट्रीट वाला, और वहाँ सतीश राजे का तकरीबन रोज का चक्कर रहता था, आना जाना मिलना बैठना, सब के सब भाई साबिर की वजह से सतीश राजे की रिस्पेक्ट करते थे। तो ये इनका एक रिश्ता था। अब जब सतीश राजे का मर्डर हो जाता है तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा झटका था दाऊद इब्राहिम के लिए। मैंने उसी दिन शाम को फ़ोन किया दुबई, कुछ अंदर की बात जानने के लिए, अपनी रिपोर्ट फाइल करने के पहले। तो पता चला कि भाई 3 दिन के लिए बाहर हैं, वो बात नहीं हो पाएगी उनसे। तो 21, 22, 23 3 दिन मैंने फिर दोबारा 3 दिन फ़ोन नहीं किया। 21 तारीख को ये फ़ोन करने के बाद मैं पाक बोडिया स्ट्रीट जाता हूँ अपने कैमरामैन के साथ, और वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी लोगों की, 35-40 लोग, खुसर मुसर चल रही थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, गुस्से में भी थे और सोग में भी थे। तो बहुत अजीब मंजर था वहाँ पे। कुछ प्लानिंग भी करते होंगे, खबर निकालने की कोशिश कर रहे होंगे कौन लोग थे मारने वाले। तो 24 तारीख को मैं फिर दोबारा फ़ोन करता हूँ तो मेरी दाऊद से बात होती है, एंड ही वॉज कूल एज ककम्बर, वही तरह हंसते हुए जैसे बात हमेशा करता था उसी तरह बात किया। कोई ऐसा नहीं था कि उनके खास आदमी के मर्डर के बाद गुस्से में होगा या कुछ बात होगी। ही टेलीफोन पे बिल्कुल नॉर्मल लगा। तो मैंने कहा अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो तो एक दो दिन में मैं
आने की कोशिश करूं अगर मुलाकात हो सके तो इस तरह मोस्ट वेलकम, आ जाओ आप, कोई बात नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रोग्राम नहीं बना और 4 दिसंबर को अशोक जोशी का मर्डर हो जाता। फिर मुझे लगता है कि अब दुबई जाना पड़ेगा, वहाँ पे हालात देखने पड़ेंगे क्या है कैसे है। तो मैं 6 दिसंबर को फिर दुबई पहुँचता और 7 दिसंबर को मेरी दाऊद से मुलाकात होती। तो बातचीत में मैंने पूछा कि एक आदमी को, काफ़ी सारी बातें हुई तो अचानक, मैं तो सवाल तो करता नहीं था, तो एक आदमी को मारने के लिए आपने इतने आदमी भेज दिए, AK-47 गाड़ियाँ, इतनी प्लानिंग, 13 दिन में आपने सब बंदे भी इकट्ठे कर लिए, प्लानिंग भी बना ली, उसको 2 आदमी जाके भी मार सकते थे जो कुछ और। ये इतना बड़ा एक जो ऑपरेशन किया, उसके पीछे क्या मतलब हो सकता है। तो ये बात मैंने आपको पहले किसी एपिसोड में बताई है। वहाँ पे दाऊद ने जवाब दिया था कि मैं पहल नहीं करता हूँ, जवाब देता हूँ, और जवाब ऐसा देता हूँ, ये इतने बड़े लेवल पे मैं जवाब इसलिए देता हूँ ताकि दोबारा हमारे आदमियों के ऊपर कोई हमला करने के पहले 10 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। दूसरी बात उसने कही कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना उनमें कॉन्फिडेंस होता है, और जब सामने जो आदमी है उसके पास भी हथियार होता है, तो अगर उसने कहीं, अगर 2 आदमी गए, उनमें से एक का वेपन जाम हो जाए, जब कुछ हो जाए, तो उसने गोली चला दी तो सामने वाला आदमी मरेगा। इसलिए उसको उसका हाथ उसके हथियार तक पहुंचने के पहले वो मरना चाहिए, नहीं तो आपकी जान खतरे में है। तो इसलिए ज़्यादा लोग भेजे गए थे समद खान के केस में, दूसरे केसेस में, JJ हॉस्पिटल वाले केस में भी, बाद में सब जो हुआ आपने देखा होगा कि बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग की जाती थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड में अगर आप जवाब खतरनाक, बहुत बड़ा जवाब भी देते हो, तो दूसरे जो अपोनेंट हैं वो भी अपनी नई स्ट्रेटजी बना लेते हैं, बड़े तरीके से वो भी अपना काम कर जाते हैं। तो मैंने बातचीत में ये भी पूछा कि इस खून खराबे का कभी अंत हो सकता है? कभी आप बैठ के आपस में अपने जो आपके जो डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने ये भी कहा कि पुराने ज़माने में देखिए हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदा राजन, ये तीनों की दोस्ती थी, और आपके पिता के साथ भी इन सब की दोस्ती थी, बनती थी। कई बार बैठ के लोगों ने समझौते किए, कई बार टूटे भी, लेकिन ज़्यादातर बात बन जाती थी। दाऊद गैंग के साथ आपकी लड़ाई चली इतने साल, लेकिन अल्टीमेटली जब मक्का में समझौता हुआ तो उसके बाद सब शांति हो गई, सब ठीक हो गया। इसी किस्म की जो कवायद है, एक्सरसाइज है, वो दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकती? अब देखिए बड़े सीरियस सवाल थे, अगर मैं उसकी इंटरव्यू करता तो इन सवालों का जवाब नहीं देता था। लेकिन हम क्योंकि चाय के कप पे जब कुछ नाश्ता करते हुए लाइट मूड में बात करते थे, मैं कोई चीज़ नोट नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, और मैंने कहीं छापनी भी नहीं थी। मैं तो अंदर तक जाना चाहता था, तह तक जाना चाहता था कि हाउ द गैंग ऑपरेट। तो मैं हल्की हल्की बातें करते करते ऐसे सवाल कर लेता था और मुझे उनका जवाब मिल जाता था। कुछ और भी बड़ी बातें हैं, आने वाले जब उन लोगों का किस्सा आएगा तो वो भी आपको सुनाएंगे। तो मैंने कहा कि अब ये अशोक जोशी के साथ अगर आप या सतीश राजे को डिफरेंसेस होंगे तो बैठ के बात क्यों नहीं हो सकती? तो ही रिवील्ड अ बिग इंफॉर्मेशन। बात में बोलते सतीश राजे के मर्डर के 4 दिन पहले
अशोक जोशी ने सतीश राजे से बात की थी और उसने कहा था कि हम बैठ के क्यों नहीं जाते, हम आपस में मुलाकात करें। लेकिन सतीश राजे को भरोसा नहीं था कि मैं उसको मिलने जाऊं और वो मुझे मार दे, या वो मुझे मिलने आए। मैं तो गैंगस्टर हूं नहीं, मैं तो किसी को मरवाता नहीं हूं, तो मैं कमजोर पड़ूंगा। असल में सतीश राजे ने ये सोचा कि ये मुझे समझौता करने के लिए नहीं, मुझे ट्रैक में लेने के लिए मुलाकात का सद्दा दे रहा है। तो उसने दाऊद से फोन पे बताया कि ऐसे अशोक जोशी का फोन आया था, परेल उसके घर पे आया, परेल वाले घर। तो दाऊद ने मिलने से मना कर दिया कि किसी आदमी को बीच में डालो, सीधे मिलने मत जाना, कंफर्म करो कि उसकी इच्छा क्या है, चाहता क्या है, ऐसे मिलने मत जाना। तो अशोक जोशी की मंशा क्या थी? अगर समझौते की मंशा होती तो कुछ दिन और इंतज़ार किया जा सकता था, लेकिन उसके 4 दिन बाद इसको मरवा दी गया। वो शायद अशोक जोशी को ये लगता होगा कि ये कहीं हमारी एरिया में आएगा इधर, तो शायद इसको मारना आसान रहेगा, हमें रैकी करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कितने बजे आएगा, रास्ते में कहीं भी घेर के मारा जा सकता था। या ये भी हो सकता है कि वो दिल से डिफरेंसेस दूर करना चाहता हो, लेकिन जब ये आदमी नहीं माना मिलने के लिए तो उसने अपना एक्शन किया। लेकिन सतीश राजे कभी भी अपने साथ कोई बॉडीगार्ड ये इस किस्म के लेके नहीं चलता था। मैंने रेस कोर्स में उसको कई बार देखा, गैलप्स में जो रेस्टोरेंट था वहाँ हम भी खाना वाना खाने जाते थे, सबको बड़ी अच्छी तरह मिलता था, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट था, बोलता बहुत था, लेकिन कोई उसको देख के ये नहीं लगता था कि ये अंडरवर्ल्ड की फिगर है। उस ज़माने में अरुण गवली हो या दूसरे लोग हों, अपने कुछ खास आदमी लेके निकलते थे, अकेले नहीं निकलते थे। ये अकेला घूमता था, कहीं भी जाता। उस दिन भी गाड़ी में अकेला था, ड्राइवर चला रहा था, ये साथ में बैठा था। तो था तो सॉफ्ट टारगेट, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी उसके ऊपर अटैक करवाने की, क्योंकि वो दाऊद का खास था। तो ये दाऊद ने जो बात बताई ये शायद आज तक मैंने भी नहीं सुनी थी और मैंने कभी की भी नहीं, क्योंकि हर बात कहीं ना कहीं किताब में जब कुछ दिमाग में था, बहुत सी अभी भी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई है, वो इस आने वाली किताब में, और जो मैं ई बुक रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ मेरी ऑडियो होगी, तस्वीर नहीं होगी, उसमें बहुत सारे खुलासे होंगे। अगर मैं अभी आपको सब कुछ बता दूं तो वो किताब कोई नहीं पढ़ेगा। तो किताब के लिए भी कुछ मसाला मैंने संभाल के रखा हुआ है, वो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा जब 3-4 महीने में वो किताब सामने आ जाएगी। उस पर भी काम चल रहा है साथ साथ। तो इस किस्म की बातें दाऊद से मेरी उस मीटिंग में हुई और तभी मुझे सद्दा मिला कि उनके घर में एक शादी होने वाली है। उन्होंने कहा कि आपको कार्ड भेजेंगे, आप जरूर आइए। तो मैंने कहा कि मैं शादी तो नहीं अटेंड कर सकूं क्योंकि मुझे वर्टिगो की प्रॉब्लम है, मैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जा सकता हूं, जहाँ भीड़ हो तो मुझे उसमें फिजिकली अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एक आध फंक्शन अटेंड जरूर कर लूँगा, बाकी नहीं। तो दिसंबर एंड में मैं फिर जाता हूँ दुबई। कुछ फंक्शन थे, शादी पे मैं नहीं गया। एक एस्टोरिया होटल में पार्टी थी, उस पार्टी में मैं जरूर गया और मेरे साथ और भी दोस्त थे, मुंबई से गए हुए कई। और जिस होटल में मैं रुका था वहाँ पे वो सब लोग थे जो अशोक जोशी मर्डर केस में इन्वॉल्व थे।
उनमें से तारी को मैं जानता था अच्छी तरह। सरदार जी था, दादर का रहने वाला था। पनवेल में वो एक मोटर स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता था, जिसमें ख़ास तौर पे हैवी व्हीकल, ट्रक, बसें, टेम्पो वगैरह के पार्ट्स हुआ करते थे। अच्छा बिजनेस था। पुरानी फैमिली उसकी दादर की रहने वाली थी। था सरदार, लेकिन हिंदी बोलता था, पंजाबी नहीं बोलता था। बहुत सॉलिड बॉडी का आदमी था। उससे हाथ मिलाने से लगता है कि आप पत्थर से हाथ मिला रहे हो। कुछ काम करता था, बहुत ज़्यादा वर्कर था। वो कोई शार्प शूटर नहीं था, कोई किलर नहीं था, कोई ब्लैक मक नहीं था, लेकिन छोटा राजन से उसकी दोस्ती थी, तो उसके साथ जुड़ा हुआ था, काम करता। तो छोटा राजन के कहने पे जो उसने काम दे दिया करे, मेरे साथ भी उसने काम हमारा किया, तो वो भी सुनाएंगे आपको। शायद मैंने किस्सा वो सुनाया भी था पहले, या अपने व्हाट्सएप पे, जो अपने फेसबुक पे मैं अपने ब्लॉग डालता रहता हूँ, उसमें कहीं लिखा था, याद नहीं। तो खैर, तारी से मुलाकात हुई, संजय रगड़, ये वो, मंडिया मामा साहब, पूरा गैंग, छोटा राजन का, तिलक नगर का गैंग पूरा उसी होटल में रुका हुआ था, और मेरे फ्लोर पे ही थे सब। तो जो स्टोरिया में एक वो गाने बजाने का एक जो प्रोग्राम रखा गया था, पाकिस्तान के कुछ सिंगर आए थे, कुछ मुंबई से गए हुए थे, तो इस किस्म की वो पार्टी मैंने आधे घंटे के लिए अटेंड की, लेकिन वो भीड़, शोर शराबा इतना था, मैं वापस आ गया अपने कमरे में। तो उसके बाद कुछ और हादसा हुआ है, तो मुझे 4-5 दिन के बाद फिर दुबई जाना पड़ा, वही मेरे मित्र सुरजीत सिंह को मिलने, जो सीरियल बनाना चाहते थे। वो बात कुछ आगे बढ़ रही थी। तो मैं 2 जनवरी को, 1 जनवरी, 31 दिसंबर, जनवरी घर पे नया साल मनाने के बाद 2 जनवरी को मैं फिर दुबई जाता हूँ। उसमें शायद राइटर्स का भी कुछ काम था, उनको कोई स्टोरी चाहिए थी। एक मैं वहाँ की जो गोल्ड मार्केट है उसके ऊपर स्टोरी करना चाहता था। मैं क्या करता था, जब दुबई जाता था, दाऊद को मिलने के अलावा मैं और बहुत काम कर लेता था। वहाँ की होलसेल मार्केट्स के ऊपर स्टोरी कर देनी और अपने अखबार में छपवा देनी, गोल्ड शॉप के ऊपर स्टोरी कर देनी, वो फोटोग्राफ साथ में खींच के ला जानी, वो स्टोरी कर देनी। और फिर मैंने एक स्टोरी किया था सिंधीज इन दुबई। बहुत बड़ी सिंधी फैमिली, बहुत बड़ा काम करते थे। फिर मैंने एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, एक सरदार जी का, पता नहीं इंद्रजीत क्या नाम था उसका, वहाँ पे सब क्रिकेटर जब मैच वगैरह होते थे, पंजाबी टूरिस्ट मैक्सिमम उसके सिंध पंजाब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। उसका मैंने एक बार इंटरव्यू कर लिया। फिर वो जो दिल्ली दरबार जिसमें रहता था, उसके ऊपर एक आर्टिकल कर दिया कि कैसे यहाँ पे जो मुंबई से लोग आते हैं उनका फेवरेट स्पॉट ये है। तो इस किस्म से मैं साथ में रिपोर्टिंग भी करता रहता था। तो एक बड़े वहाँ पे एयरपोर्ट पे एक ऑफिसर थे जो सिक्योरिटी का काम देखते थे। उनके साथ मैंने एक बार इंटरव्यू किया कि इतने बड़ी गिनती में लोग दुबई आते हैं और आप इनको सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से कैसे आप ट्रीट करते हो। तो इस किस्म से मैं अपनी रिपोर्टिंग भी करता रहता था। यही कारण था कि मेरे एडिटर मुझे जाने देते थे कि जाएगा तो स्टोरी भी करके आएगा। इसी तरह आखिरी बार मैं 98 में जब गया दुबई, उसके बाद नहीं गया मैं। तो 98 में मैं ये स्टोरी करके आया था कि कैसे दुबई में मकानों की किल्लत बढ़ती जा रही है, मकान महंगे हो रहे हैं, और हमारे वर्कर जो वहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, या प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, लेबर का, वो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, मिल के एक कमरा किराए पे लेते हैं छोटा सा, जिसके साथ वॉशरूम की फैसिलिटी होती है। उसको ये लोग सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए, नहाने धोने के लिए, उसके लिए रखते थे। इकट्ठे होके रहता कोई नहीं था, सोते अपनी कारों में थे। डैटसन गाड़ियाँ हुआ करती थी, बड़ी बड़ी मिल जाती थी, डिक्की में सामान रखते थे और सीट पे सो जाते थे। पुरानी गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती, सेकेंड हैंड गाड़ियों की बहुत कम कीमत थी दुबई में।
तो बहुत हिट स्टोरी हुई थी उस ज़माने में कि किस तरह लोग, हमें लगता था दुबई का सपना, लेकिन वहाँ बेचारे कारों में सोते हैं और नहाने के लिए जगह किराए पे लेते हैं। तो इस किस्म की स्टोरी मैं करता रहता था साथ में, और लोगों को अच्छी भी लगती थी वो। तो खैर 2 तारीख को मैं वो अपनी मीटिंग करके 3 तारीख को फिर वापस आ जाता हूँ, क्योंकि उसकी टिकट मुझे वो हमारे मित्र सरदार जी भेजा करते थे। जो सीरियल का नाम हमने रखा था सरफरोश, और उसमें जो म्यूज़िक हमने रिकॉर्ड किया था वो अरविंदर सिंह म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो उसका जो टाइटल सॉन्ग हमने बनाया था, वो मंगल ढिल्लों एक कलाकार हुआ करते थे, वो राइटर भी थे, उन्होंने वो सॉन्ग लिखा था और अरविंदर सिंह ने उसको म्यूज़िक दिया था। तो इस तरीके से काफ़ी बात आगे बढ़ गई थी, लेकिन बाद में किसी कारण से वो नहीं बन सका। तो अच्छा सब्जेक्ट था, फिर कभी बनाएंगे। तो उस सिलसिले में मुझे तो भाई बहुत बार जाना पड़ा, 11-12 बार तो मैं उस सीरियल के चक्कर में, वो प्रोड्यूसर हमारे टिकट भेज देते थे, मैं चला जाता था। और रहने का बंदोबस्त भी वो अपने दूसरे किसी होटल में करवाते थे, कभी कहीं कभी कहीं, किसी के घर में रुकता नहीं था। तो तभी समय नहीं होता था दाऊद को मिलने का। तो खैर ये 2 बड़ी जो वारदात हुई, उसके बाद मैंने टेलीफोन पे दाऊद से पूछा कि अब आपने बदला ले लिया, अब दूसरी पार्टी तैयारी करती होगी। तो दाऊद हंस के बोला कि वो तो उनका काम है, करेंगे, हम भी तैयार बैठे हैं, जैसा वो करेंगे वैसा उनको जवाब मिल जाएगा, ये तो चलता रहेगा, ये रुकने वाला काम नहीं है। तो ये मेरी दुबई के दाऊद के साथ मुलाकातें, दाऊद के साथ बातें टेलीफोन पे। आगे आपको बहुत किस्से हैं जो मैंने कभी नहीं सुनाए, वो भी आपको सुनाते रहेंगे, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।